नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बागेश्वर धाम के उस बयान से जो आज सुर्खियों में रहा। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में एक बेबाक बयान दिया। कहा कि मंदिरों को तोड़ा जाना धूर्तता की श्रेणी में आता है। हम यहाँ की सरकार को कहेंगे कि मंदिर को न तोड़ें, तोड़ना है तो एशिया के दूसरे नंबर के चर्च को तोड़कर दिखाएं। बीते दिनों सीएम साय ने बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में जशपुर में एक चर्च को एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च बताया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार दिशाहीन लोगों की थी। उनका जो इशारा था वो कांग्रेस की तरफ था। धर्मांतरण की वजह से लोलुपता से भरी वो सरकार थी। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कहा कि हिंदुओं का सपना पूरा हुआ, अब मथुरा और काशी बाकी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि जाति जनगणना की बात करना मूर्खतापूर्ण है। अपनी शादी के सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो घोड़ी पर बैठने वाले हैं। तो जिसने धोखे से जालसाज में पड़ करके, जादूगरी और ट्रिक के चक्कर में पड़ करके धर्मांतरण किया है, उनको वास्तविक यथास्थिति से अवगत कराया जाए। बागेश्वर हनुमान जी के दिव्य चमत्कारों को दिखलाया जावे। जसपुर जिले के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि आप कथा करने चलो। हमने उनसे दो बातें की कि हम जसपुर कथा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक काम करो, चंद्रपुरी का नाम बदल करके कौशल्या धाम रख दो। भारत में हम जाति गणना को बोल रहे हैं। भारत में जातिवाद की गणना, जातियों की गणना नहीं होनी चाहिए। गरीब कितने हैं इनकी गणना। 90% मार्क्स लाने वाला घर पे बैठा है। हमें बुराई नहीं है सबको, लेकिन जो वास्तविक गरीब है, जो वास्तविक परेशान है, उनकी गणना की जाए। जिनके मकान नहीं, तुम्हें जाति गणना करवानी है तो जिनके मकान नहीं उनकी गणना कराओ। जिन्हें धान का रुपया नहीं पहुंच पा रहा उनको तुम उनकी गणना करवाओ। धूर्तता है। और हम यहाँ की सरकार को कहेंगे मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ डालो। अयोध्या में भंडारे के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ से कार्यकर्ता की टीम रवाना कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की 6 समिति अयोध्या में 60 दिनों तक भंडारे का आयोजन करेगी। सीएम साय ने रायपुर के राम मंदिर से अयोध्या जा रहे रसोइयों और सदस्यों की टीम को रवाना किया। विधायक धर्मलाल कौशिक को इस समिति का समन्वयक बनाया गया है। समितियों की टीम को अयोध्या रवाना करने से पहले सीएम ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की और इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्साह है क्योंकि वो हमारे भांचा हैं और अयोध्या में वो विराज चुके हैं। 60 दिनों तक अयोध्या में भंडारा चलेगा और समितियों को बधाई भी दी। सीएम ने यह भी कहा कि मोदी की गारंटी में हमने छत्तीसगढ़ वासियों को अयोध्या दर्शन के लिए भेजने का वादा किया था और उसी के तहत दुर्ग से पहला दल अयोध्या के लिए रवाना होगा। यहाँ के चावल का भोग लग रहा है, यहाँ से सब्जी गई है, यहाँ से डॉक्टर राम भक्तों की सेवा के लिए गए हुए हैं और भी कई तरह से लोग अपना श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। समिति बनी है जिसके संयोजक आदरणीय धर्मलाल जी हैं और ट्रेनों से भी हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है छत्तीसगढ़ वासियों का कि राम के ननिहाल से सौरी प्रसादालय अयोध्या में चलाएंगे और बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए। तो हम सब बधाई दे रहे हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में भी अयोध्या में जितनी सेवा हो सकती है छत्तीसगढ़ के वासी सब कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में 15 फरवरी के बाद पहुंचेगी। न्याय यात्रा 7 जिलों रायगढ़, सक्ती, जांजगीर, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरेगी। 5 दिन में 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा राहुल गांधी करेंगे और इस यात्रा के लिए पूर्व मंत्री शिव डहरिया, जयसिंह अग्रवाल, अमरजीत भगत, उमेश पटेल को संयोजक बनाया गया है। इसी तरह सभी जिले के लिए 2-2 पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं। 26 जनवरी को राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल बैठक लेंगे और बैठक में पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट और पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा टिकट के मापदंड पर भी चर्चा इस बैठक में होगी। छत्तीसगढ़ की हमर राज पार्टी के संस्थापक अरविंद नेताम ने बताया कि उनकी पार्टी राज्य की 4 आरक्षित सीटों पर लोकसभा में प्रत्याशी उतारने जा रही है। हमर राज पार्टी का बीजेपी में विलय नहीं होगा, ये भी अरविंद नेताम ने कहा और कहा कि हिंदी राज्यों में बीजेपी को राम मंदिर का लाभ मिल सकता है, मिलेगा, कांग्रेस को ईश्वर सम्मति दे।
और राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारा राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो विलय का अभी फिलहाल सवाल ही नहीं उठता। एक सिद्धांतता हम लोगों ने तय कर लिया है कि लोकसभा जो 4 रिजर्व सीट है उसमें लड़ेंगे। देश में आम चुनावों से पहले ईवीएम पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। आज भोपाल में गुजरात के आईटीएन और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स ने ईवीएम और वीवीपैट के जरिए वोटों में होने वाली छेड़छाड़ को लेकर डेमोन्स्ट्रेशन दिया। गुजरात के अतुल पटेल ने राहुल मेहता की बनाई हुई ईवीएम और वीवीपैट मशीन और उसकी प्रोग्रामिंग के जरिए बताया कि किस तरह इसमें गड़बड़ी की जा सकती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें शक है कि वोटिंग में ईवीएम के जरिए गड़बड़ी होती है, लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। देखो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती तो फ्रांस ने क्यों ईवीएम निकाल दिया। प्रोग्राम के जरिए करीबन 1 घंटा हम डिसऑनर मोड में हम ये प्रोग्राम चलाए तो 5 से 7% वोट इधर से उधर कर सकते हैं। 2 घंटा चलाओ तो 10 से 15%। कंटिन्यूटी जब रहती है, 2 वोटर एक ही सिंबल को जब वोट देने आते हैं तो उसमें से 1 वोट इधर से उधर चला जाए, जो पार्टी को जिताना। मुझे कई वर्ष लग गए मेरी पार्टी को भी समझाने में कि इसमें खेल हो रहा है। ये जो डिजाइन भी है ये हैकिंग के लिए आसान है। 6 महीने ज्यादा हो गए, माननीय चुनाव आयोग हमें मिलने का समय नहीं दे रहा है। क्या ये निष्पक्षता है? मेरा एक खुला आरोप है चुनाव आयोग पर कि आप पक्षपात कर रहे हैं और भाजपा के और मोदी जी के दबाव में काम करते हैं। मेरा आरोप है उन पर, जो पर मुझ कार्रवाई करना कर लीजिए मुझ पर। दिग्विजय सिंह जी के प्रश्नों का जवाब मैं नहीं देने वाला, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के प्रश्नों के जवाब मध्य प्रदेश की जनता ने दे दिया। वो जीत जाते हैं, वो ईवीएम सही, उनका बेटा जीता, कमलनाथ जी खुद जीते, वहाँ ईवीएम सही। हिंदुस्तान भर में लहर चल रही है, बीजेपी में है, 400 पार हो रही है, तो उस हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ना चाहते हैं। जब जब भी ये बड़ी हार इनको मिलती है तो यह कहीं न कहीं रास्ता ढूंढते हैं कि हम उस हार से लोगों की मानसिकता को कैसे बदले, और इस तरीके के बेबुनियाद आरोपों को लगाने का एक क्रम उन्होंने बना रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले को लेकर सियासत तेज हो गई है। उमंग सिंघार ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है और B9 74 बंगले की मांग की है। उमंग ने खत में लिखा है कि जब उनकी बुआ जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी तब से वो बंगला उनके नाम पर रहा। उमंग सिंघार भी बचपन में उस बंगले में रहे, लिहाजा एक भावना उनसे उस बंगले से उनकी जुड़ी हुई है और इसीलिए उन्हें अलॉट किया जाए। इसकी इस चिट्ठी के बाद बीजेपी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। बीजेपी का कहना है कि वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का बंगला क्यों नहीं मांगते। B9 स्वर्गीय जमुना देवी जी उनके नाम से थी, वहाँ पे रही है, उप मुख्यमंत्री भी रही, नेता प्रतिपक्ष ने, मेरा भी काफ़ी समय बीता उस बचपन बीता, और तो एक भावनात्मक जुड़ाव है। इसलिए मैंने अनुरोध किया है कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है तो भावनाओं को देखते हुए विचार करेंगे। देखिए, उमंग सिंघार जी जानते हैं कि तय मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार बंगलों का आवंटन होता है, और उनको मांगना ही था तो कमलनाथ जी का मांगते, दिग्विजय सिंह जी का मांगते, हमारे ही नेताओं का क्यों? तो क्या उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर अब उमंग सिंघार जी हमारे नेताओं की तरफ है, और क्या कमलनाथ जी की कार्यशैली इतनी नापसंद है कि बंगला भी अस्वीकार? एमपी की आंगनबाड़ी महज गरीबों के बच्चों का स्कूल बनकर रह गई है और आंगनबाड़ी में बच्चों के विकास करने का टारगेट अब पूरा हो नहीं पा रहा। एमपी के आंगनबाड़ियों की स्थिति पर सूबे के स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने नाराजगी जताई है। उन्होंने आंगनबाड़ियों का दोबारा रिव्यू करने की बात कही है। स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप भोपाल के समन्वय समिति के कार्यशाला में पहुंचे और अवलोकन भी किया। आंगनबाड़ी के रूप में हमने उसे नर्सरी KG1 KG2 का कॉन्सेप्ट के माध्यम से रखा कि भोजन बच्चा करेगा, खेलेगा, कूदेगा, नाश्ता करेगा और धीरे धीरे अपने आप को पहली क्लास की तैयार करेगा। लेकिन इस विषय से भटककर हम केवल ये हो गया कि बच्चों को वहां छोड़ दो, जो आंगनबाड़ी सहायिका और वहां की जो कर्मचारी है वो उनको खाना पीना खिलाए और घर छोड़ दें।
तो लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान है। एक बार इसकी रिव्यू करेंगे। शक्ति नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है और सुषमा जायसवाल अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गई। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान 18 पार्षदों में से 2 पार्षद गैर मौजूद रहे। 6 पार्षदों ने अध्यक्ष पर अपना विश्वास जताया है। 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की। अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए बीजेपी पार्षदों को 11 वोटों की जरूरत थी, लेकिन केवल 10 वोट ही मिले। इस तरह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। अभी दोनों कंडीशन फॉलो हुई। पहला कंडीशन था कि 11 वोट। तो साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इसके बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बजट अनुमान 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 का अनुमोदन किया गया है और हमने यह निर्णय लिया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसके द्वारा जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी तथा व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी तथा जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायालय से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाइंट रजिस्ट्रार मिनिस्ट्रियल के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है। आज के ये प्रमुख निर्णय है जो मंत्रिमंडल के बैठक में लिया गया। शराब नीति को लेकर चर्चा की गई है, तो क्या माना जाए जो पुरानी नीति है उसी को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, क्योंकि एक ही चीज पे चर्चा की गई है कि नई शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। कोचिया प्रथा, अवैध शराब की बिक्री और अन्य प्रकार की गड़बड़ियां जो हो रही थी उनको रोकने के लिए सरकार कठोर कदम उठाएगी। सरकार सरकारी दुकान से शराब बेचेगी या निजी दुकानों से शराब बेचेगी? जो व्यवस्था चल रही है कारपोरेशन के माध्यम से दुकान संचालित करने का, अभी फिलहाल मार्च तक यही चलेगी। उसके बाद सरकार इस पर निर्णय करेगी कि आगे किस तरह से संचालित करना है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि कुछ ब्रांड को लेकर या तमाम चीजों को लेकर और रेट को लेकर दिक्कतें आती हैं और लोग हंगामा भी करते हैं, तो कुछ नई कंपनियों को भी एंट्री दी जाएगी, ऐसा कुछ होगा? इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा हुई है और जो उपभोक्ता हैं उनकी आवश्यकता के अनुरूप ब्रांड दुकानों में हो ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है। ये राज्यपाल को लेकर जो बजट को लेकर चर्चा हुई, इसमें कुछ राशि कुछ वो तो आज वो फिगर वो बातें नहीं बताई जा सकती, वो विधानसभा में ही घोषित होती है, गोपनीय प्रवृत्ति की होती है। बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई? हाँ जी। तो बजट की डेट कुछ तय? डेट आप आएगी वो बताएंगे, निश्चित करेंगे। एक दूसरा विषय भी है, पीएमसी ने गठबंधन इंडिया गठबंधन से अपना रास्ता अलग कर लिया है, किस तरह इसको देखते हैं? हम शुरू से इस बात को कह रहे थे कि ये घमंडिया गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है और कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई प्रदेश में आपस में लड़ते हैं, केंद्र में गठबंधन करते हैं, तो ये ज्यादा दिन चलने वाला गठबंधन नहीं है, ये हम शुरू से कहते रहे हैं।
कुछ देर पहले मिशन के कई सरकारी निरस्त कर दिए गए हैं, क्या क्या खामियां थी? देखिए, मैंने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बैठक में बहुत स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि सारे के सभी सारे काम नियमानुसार हो, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और गुणवत्ता युक्त काम सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। उसी के अनुक्रम में ये आदेश। डीएमएफ को लेकर के कोई नई गाइडलाइन बनाई जा रही है? डीएमएफ को लेकर आज कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन डीएमएफ के फंड का बंदर बाट ना हो, दुरुपयोग ना हो, ये सुनिश्चित हम करेंगे। कुछ देर पहले भूपेश बघेल का एक बयान आया है जो धीरेन्द्र शास्त्री धर्मांतरण को लेकर चर्चा करें। उन्होंने कहा अब तो इनकी सरकार है, तो अब इनको खुद असेसमेंट करना चाहिए कि कितना धर्मांतरण आखिर उस समय हुआ था और कितना धर्मांतरण अब हो रहा है। धर्मांतरण को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। धर्मांतरण रोकने के लिए हर तरह की कार्यवाही हम करेंगे। आप एक और सवाल का थोड़ा सा भैया रुक जाए। तो एक अहम अपडेट आपको बता दें, साई कैबिनेट की बैठक अभी खत्म हुई है और इसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साव मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। कई अहम फैसलों पर मंजूरी लगी है, मुहर लगी है। आबकारी नीति का अनुमोदन किया है, राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन भी इस बैठक में किया गया। तो एक अहम अपडेट आपको बता दें, साई कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है और इसके बाद कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। मोदी की गारंटी और आगामी बजट पर खास फोकस किया गया इस बैठक में और इस पर चर्चा भी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।